दोस्तों नमस्कार। नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ये वीडियो बहुत से एक्सपीरियंस लोगों की हेल्प से बनाई गई है और आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली है। इस वीडियो को आप इंक्रीज स्पीड में एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो ये डिपेंड कर रहा है वैसे आपकी पढ़ाई पर ना, कि आपने मतलब पहले किस तरीके से पढ़ाई की हुई है। जैसे वही एग्जांपल है कि भाई क्या बोलते हैं, आपने एमए की हुई है, एमए में आप रजिस्टर्ड है, आपने 1 साल पढ़ा हुआ है। अगर आपने 1 साल पढ़ा हुआ है, आपके बैकग्राउंड में है, आपने हल्का फुल्का भी आप के आसपास है, आपके माइंड में है, तो आई विल से कि 50% चांसेस तो आपके पास है ही है। अगर आपने और अच्छा पढ़ा है तो दैट गोज टू दी 70, मतलब 70 टू 80% चांसेस है। अगर आप इतने दिन भी अच्छे से तैयारी करते तो आप कर सकते हैं। तो नेट का जो मतलब पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है ना, और हम जो मास्टर्स में वो हमारी अप्रोच सब्जेक्टिव रहती है। तो 20 दिन 30 दिन तो सफिशेंट नहीं है। इसमें कम से कम आपको 3 महीने 2 से 3 महीने आपको अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। ऑन द अदर हैंड लक है आपका अच्छा है तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास 10-12 दिन है तो आपका लास्ट आ रही है एग्ज़ाम का, तो आपको नया कुछ पढ़ने के बजाय आपने जो पहले से पढ़ रखा है आपको वो रिवाइज करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। साथ ही में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जो PYQs है, मॉक टेस्ट है, आप उन पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप जो एग्जैक्टली एनवायरनमेंट है, जो पेपर का आपका एनवायरनमेंट है, आप उस एनवायरनमेंट में पहले से ही रहे। क्योंकि जो NTA की साइट है वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो सेम उसी पैटर्न में चलते हैं। ये वो वार है जहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट जितना कम से कम कर सकते हैं। इस समय जो पढ़ के बेनिफिट हो रहा है ना, आप उस चीज़ को पढ़ें। अगर आप इस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि इस टाइम जो लास्ट आवर में ये पढ़ के मुझे अगर बेनिफिट होता है, तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, आपके माइंड में है वो। फैक्चुअल चीज़ें जो हमको बार बार भूलते हैं, जैसे डेट्स हो गए, नेम हो गए, बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट पर्सन की पर्सन हर सब्जेक्ट में रहते होंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें बार बार आपको उसको बार बार रिवाइज करिए, तो उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। जो आपकी जिस चीज़ में कमांड है उसको और अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे आप उस पर्टिकुलर पोर्शन से और अच्छे नंबर ला पाएँ। वो आपके श्योर नंबर हैं। तो मेरी ये रहती है कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है कि हमें तुरंत की चीज़ें बहुत याद रहती हैं। तो तुरंत की चीज़ तो याद रहेंगी, मगर जो प्रीवियस आपका जो है वो बहुत थोड़ा इफेक्ट कर जाता है ना। और नर्वसनेस वगैरह से बचने के लिए, है ना, आपको लगता है लास्ट टाइम कि पढ़ लेंगे, नहीं। एक दिन पहले आप बुक्स को साइड रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लग रही है उनको थोड़ा देख लीजिए, 1-2 घंटे। इसमें क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से सो के नहीं जाएंगे तो आपको फिर वही नर्वसनेस, लेक ऑफ आपको कह सकते हैं अटेंशन, उस टाइम पे उससे जो सामना करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो वहाँ पे एक दिन पहुँच जाइए, वेल सेटल्ड हो जाइए, अच्छे से सोइए, फिर एग्ज़ाम दीजिए। हल्का नाश्ता लेके जाइए, चाय कॉफ़ी लेके जाइए, पानी की बोतल वहाँ पर मिलती है ना, और ये सब चीज़ें रहती हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं, आपका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। तो आप ऐसा आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइए जिसमें आपका पूरा नाम जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरा है, क्योंकि उनके पास एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी रहती है, वो उससे ही क्रॉस चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो 10th मार्कशीट लेके जाइए साथ में। आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, जो हॉल टिकट है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। पहला फैक्टर है दैट इज़ योर पॉजिटिविटी। आप कितना पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। आपने पढ़ा हुआ है, आपने 6 महीने पढ़ा हुआ है, ये अगर आप MA में भी है तो आप एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पढ़ के गए हुए हैं, तो एटलीस्ट वही है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए। अच्छा, मतलब एक एनवायरनमेंट अपने आसपास रखें ताकि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सके। एग्ज़ाम में प्रेशर सबसे ज़्यादा वही है कि जब घड़ी की सुई उल्टी चलती है, खासतौर पे जब हम पेपर 1 में बैठते हैं, और पेपर 1 में जब हम एक एग्जांपल है कि हम DI सॉल्व कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो जब घड़ी ऑपोजिट में चल रही है तो आप ये देख रहे हैं आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं और 3 मिनट गुजर चुके, तो वो जो प्रेशर लेवल है वो किस तरीके से हैंडल करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर के। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पेपर 2 करें, क्योंकि वो आपका अपने सिलेबस का पेपर है। क्योंकि कई बार पेपर 1 इतना मुश्किल फंस जाता है कि आपका जो पूरे पेपर जो दोनों एग्जाम्स का टेम्पो है वो बिगड़ जाता है। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू
कि आप पेपर 2 पहले करें, ताकि आपका जो सिलेबस है, जहाँ आपकी पकड़ है, वो आप अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद उसी टेम्पो से अगर आप पेपर 1 भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम के दिन की स्ट्रेटजी बताऊँ तो मतलब मेरा 3 बार मैंने नेट का अटेम्प्ट किया। फर्स्ट 2 टाइम में तो मैं जो थोड़ा नर्वस था, ऐसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर एग्ज़ाम हॉल में जाके फिर मतलब ऐसे कंफर्टेबल महसूस मतलब नहीं कर रहा था प्रॉपर। थर्ड अटेम्प्ट में मैं ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल था और रिलैक्स होकर पेपर देने गया था। वहाँ पर जाके मैंने पहले एंट्री लेके मतलब मैंने पानी पी के मतलब 15 मिनट पहले बेंच पे बैठ के थोड़ा सा ऐसे 15 मिनट का रेस्ट लिया, सो के मतलब ऐसे। उसके बाद जो पेपर मैंने देने बैठा था। और मेरी जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होती है, जैसे नेट पेपर में दो पेपर होते हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सबका कॉमन होता है, सेकंड सब्जेक्ट का। तो मैं जो हूँ सो वहाँ पर मैं सब्जेक्ट का पेपर पहले अटैम्प्ट करता था, ताकि मैं उसको जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से जो है अटैम्प्ट कर पाऊँ। और जो पहला पेपर होता है वो मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, तो मैं उसको जो है सेकंड उसमें करता था, ताकि मैं उसको अच्छे से डील कर पाऊँ। टाइम मैनेज का मेरा ये रहता था कि 3 घंटे होते हैं आपके पास। मैं जो सब्जेक्ट पेपर होता है ना, उसको मैं कम से कम भी 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता था, ताकि मैं जो आगे फर्स्ट पेपर को जो करता था उसको मैथ रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन होती है तो मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करता था, और उसको मैं बाद में जो 1.5 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट जो अच्छे से कर सकता हूँ। तो पेपर फर्स्ट में मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो अनसीन पैसेज, इजी नंबर है कुल मिला के, जैसे फॉर एग्जांपल अनसीन पैसेज है, 5 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट में आता है और 10 नंबर का पेपर सेकंड में आता है, तो बच्चे वो छोड़ के आते हैं। ऐसे नंबर आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये इजी नंबर है। आपको सामने ही अनसीन पैसेज है, जिसको आप पर्टिकुलर ध्यान से बोलते हैं, सामने रखा रहता है, उससे ही पढ़ के आपको आंसर देना है। 30 नंबर का दोनों पेपर मिला के अनसीन पैसेज हो जाएगा, है ना। आपको 30 नंबर कवर करने के लिए और कहीं से कवर करने के लिए आपको 2 बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है, और यूट्यूब वगैरह पढ़ने के दौरान, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं भर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, टाइम वेस्ट मत करिए। उसमें मार्क का ऑप्शन आता है ना, मार्क फॉर रिव्यू का आंसर आता है, आप उसको उस टाइम पे छोड़ दीजिए, बाद में उसको फिर से फ्रेश माइंड से रिव्यू करिए। टाइम मैनेजमेंट यही कहलाता है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहे हैं, ये सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में आपकी कमांड है उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और जो नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, उनको बाद में हमें उनको ही मान के चलेंगे कि उनको बाद में देखेंगे, है ना। तो वो उसमें रिव्यू का जो है मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं हम, ठीक है। तो उसमें आपको दिख भी जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा है। अभी अब 0 भी है मैथ्स में, तो अभी आप आने वाले जो 20 दिन हैं उसमें अगर DI से रिलेटेड 3 मतलब एक हिसाब से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे आप DI सॉल्व कर सकते हैं। पूरा नहीं करेंगे तो 5 में से 4-3 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो पूरा छोड़ने से अच्छा है कि हम 3-4 क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो आप परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको आप थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे तो आपको DI आसानी से सॉल्व हो जाता है। कभी कभी फर्स्ट पेपर में DI बहुत आसान आता है, बस हमारी विल नहीं रहती है, खासकर जो ह्यूमैनिटी से किया है या जिनका बैकग्राउंड मैथ्स कभी नहीं रहा है, वो काफ़ी डरते हैं। तो ऐसे नंबर आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फूड के बारे में। तो फूड को ना जैसे हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया आपका सात्विक भोजन, एक हो गया आपका राजसिक और एक हो गया आपका तामसिक भोजन। तो जो सात्विक भोजन है वो क्या करता है, दैट इज़ हाई इन एनर्जी, हाई इन प्राणा। तो जब भी आप ऐसा फूड खाएंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके मूड को बहुत लाइटर रखेगा, हेल्प करेगा कि आप फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो ऐसा फूड में आपके आ जाते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स हो गए। देन जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिप्स की, सो दैट काइंड ऑफ फूड इज़ राजसिक फूड आपका। वैसा फूड क्या करता है, वो आपको रेस्टलेस बना देता है और आपको फोकस और कंसंट्रेशन में हेल्प नहीं करता है। तो ऐसे फूड को आप रिफ्रेन कीजिए। देन जो आपका तामसिक फूड है, जिसमें आपका अल्कोहल, आपका नॉन वेजिटेरियन फूड आता है, ऐसा फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना। कहते हैं कि 72 घंटे हमको ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने में लगते हैं, तो कम से कम 3 दिन आप मान के चलिए। तो ऐसा फूड क्या है, आपको मतलब लेज़ी बना देता है ना, फोकस नहीं करने देता है। तो आप अपने फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप कैसा फूड खा रहे हैं। लाइट फूड खाइए ताकि आप फोकस कर पाए अपनी स्टडीज़ पे।
इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि आप एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो शरीर है उसमें 60% जो है, जो परसेंटेज है वो वाटर का है। तो आपको ये एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपको लेना है। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी राइट अमाउंट ऑफ स्लीप की। तो जैसा कि आपको पता है जो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप है वो 6 to 8 आवर्स है। अगर आप प्रिपरेशन करते हुए 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट डे यू विल फील वेरी टायर्ड। और अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा स्लीप ले रहे हैं, ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, उससे आप नेक्स्ट डे जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे। सो बेटर इज़, अगर आप एक अच्छे मेडिटेटर नहीं हैं तो आप 6 to 8 आवर्स जो है स्लीप लीजिए। अगर आप एक यू आर अ गुड मेडिटेटर तो आप 6 घंटे से कम स्लीप ले सकते हैं और बाकी का टाइम जो है आप अपने मेडिटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, लाइट योगा, है ना, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहने में वो आपको हेल्प करेगा और आपकी प्रिपरेशन को वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा।